जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का पेपर हल करने वाले हैं। मैंने कुछ दिन पहले, लगभग 9 महीने पहले एक वीडियो डाला था केमिस्ट्री का पेपर। मैंने उसमें हल नहीं बताया था, तो उस वीडियो पर बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा था कि इसका सॉल्यूशन दीजिए। तो मैंने लगभग दो तीन पार्ट में उसका सॉल्यूशन दिया है, लेकिन कुछ लोगों को अलग पार्ट मिल रहा है, कुछ लोगों को अलग पार्ट मिल रहा है, तो डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ ही पूरा पार्ट आपको दे दिया जाए, पूरा हल दे दिया जाए। तो अगर ये क्वेश्चन आप हल कर ले जाते हैं तो आप अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में आप बेहतर नंबर ला सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ऑप्शन से। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। 90 ग्राम अगर जल है तो इसमें मोलों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। तो देखिए, मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय के मोल, जो है मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, पदार्थ का भार और अणुभार। तो भार कितना है 90 ग्राम, अणुभार कितना है जल का कितना होता है H2O यानी कि 1 + 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यानी कि 18। ऑक्सीजन एक यहाँ क्यों लिखा गया, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 परमाणु होता है परमाणु भार, और यहाँ दूसरे हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ इससे ये हो गया 18, तो 18 × 5 = 90 यानी कि मोलों की संख्या कितनी होगी आपकी 5। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4। यल बराबर 3 उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या यानी कि यल पहले जान लेते हैं, यल क्या है। तो आपका यल है दिगंशी क्वांटम संख्या। इसमें कुल कक्षक 7 होते हैं। आपको पता होगा एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यल बराबर 3 के लिए 7 कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, 14। यल बराबर 3 के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 14। कैसे, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। यल बराबर 3 है, इसमें आपको पता है यल बराबर जो होता है इन्हें दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, और इसमें 7 कक्षक होते हैं जिन्हें यप से डिनोट करते हैं, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 कक्षक में 7 दूनी 14। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। गाग कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होती है किसकी उच्च होती है। तो सबसे मैं बता दूं आपको, जो आपका क्लोरीन होता है इसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे उच्च होती है। अगर वहीं ऑक्सीकरण की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा अगला, घ में फ्लोरीन। ये आपको ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन घनत्व पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है हाइड्रोजन वर्ग में, और दूसरा जो होता है आपका प्रबल, अगर ऑक्सीकरण की बात की जाए तो फ्लोरीन सबसे अधिक ऑक्सीकरण वाला तत्व है। तो करेक्ट आंसर आपका गा का दूसरा और घा का पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा कह रहा है प्रश्न कि निम्न में से किस क्षार धातु द्वारा वायु से क्रिया कराने पर M2O प्रकार का सामान्य ऑक्साइड प्राप्त होता है आपको। तो जो लिथियम होता है ये प्राप्त होगा अगर क्षार धातु से आप वायु की उपस्थिति में M2O बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि 27 ग्राम Al ऑक्सीजन के कितने ग्राम से पूर्ण करेगा। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा, 24 ग्राम। जो 27 ग्राम एल्युमिनियम में ऑक्सीजन की कितने ग्राम से पूर्ण करेगा, तो वो 24 ग्राम से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा पहला था कि आयनन ऊर्जा क्या है। तो आयन ऊर्जा क्या होता है, किसी विलगित मतलब होता है अकेले को विलगित कहते हैं। गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयन ऊर्जा कहते हैं। तो पहले देख लेते हैं ये। तो ए अगर कोई है आपका तत्व, इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहे हैं, तो वो जो ऊर्जा कहलाएगी उसको निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसे आप कहेंगे आयनन ऊर्जा। तो ये हो गया आपका, सिंपली समझते हैं चित्र के माध्यम से। ये बनाया गया है, मान लीजिए ये सोडियम का है, सोडियम में 3 होते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया, ये नाभिक है आपका, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया, और यहाँ 2 भरा गया, यहाँ 8 भरा गया इसमें, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया। तो 11 होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन सोडियम में। तो कह रहा है कि बाहर कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा खत्म होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आयनन ऊर्जा क्या होता है। अगर कहीं डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट। आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा था कि आक्सीकरण और अपचायक क्या है। यहाँ थोड़ा सा फंसा दिया आपको। आक्सीकरण के साथ आप यूजुअली लिखते हैं अपचयन, लेकिन यहाँ आपसे अपचयन नहीं पूछा गया था, वहाँ पूछा गया था आपसे अपचायक बताना है आपको। तो देखिए आक्सीकरण क्या होता है कि जब कोई आपका परमाणु है उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, कोई तत्व है उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो वो जो गुण होता है आपका क्या कहलाता है, आक्सीकरण। अपचयन क्या होता है, जब आप जोड़ते हैं तो वो अपचयन आपका हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको पूछा है आक्सीकरण के साथ अपचायक, तो देख लेते हैं परिभाषा क्या कह रहा है। यहाँ परिभाषा थोड़ा गलत लिखा गया है, आप लिखेंगे यहाँ कि किसी तत्व द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, आक्सीकरण कहते हैं। जैसे कि एक सोडियम है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था यही परिभाषा देकर, इसको आप आयनन ऊर्जा भी बोल सकते हैं, इसको आप आक्सीकरण भी बोल सकते हैं। तो देखिए जो आपका सोडियम है, ये सोडियम, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये Na+ हो गया, तो इस गुण को आप क्या कहेंगे, आक्सीकरण। इसी तरीके से आपका अपचायक हो जाता है। अपचायक में थोड़ा हो जाता है, देखिए अब अपचयन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो वहां क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि जो अपचायक होता है आपका ये अपचयन करने से प्राप्त होता है। तो पहले आप समझिए आक्सीकरण के साथ अपचयन क्या होता है। तो आपने समझा कि कोई तत्व है उसमें से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे आप, आक्सीकरण। अब यहां कहेंगे उसी परिभाषा में, अगर आपको अपचयन का परिभाषा देना हो तो आप क्या कहेंगे, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ने की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। क्लियर। अब देखिए लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, अपचायक। तो अपचायक क्या होता है, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का अपचयन कर देते हैं और स्वयं आक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। तो ये था आपका। अब इसके साथ आपका परिभाषा पूछा गया था, अपचायक का आपको परिभाषा फिर से बता देते हैं कि वे पदार्थ, कोई पदार्थ है जो दूसरे पदार्थों को अपचयन कर देते हैं। कोई पदार्थ है उसका अपचयन कर दिया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ लिया और स्वयं आक्सीकृत हो जाते हैं, यानी कि स्वयं से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा लेते हैं। आक्सीकृत मतलब बढ़ाना, बढ़ा लेते हैं, अपचायक कहलाते हैं। अब इसका अगर आपसे परिभाषा पूछ लिया, आपने दे दिया, उसके बाद उदाहरण आपका जरूर पूछेगा इसमें से। तो उदाहरण आप क्या लिखेंगे, ये उदाहरण दे रहा है। उदाहरण में क्या कह रहा है, जो आपका फेरिस क्लोराइड है HBr, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड से जोड़कर क्या बना रहा है, फेरस क्लोराइड या फिर Cl2 बना रहा है, और ब्रोमीन बना रहा है, Br बना रहा है, और H2 बना रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए HBr का पहले अपचायक हुआ, अपचायक है क्या, HBr अपचायक है, और जो कि क्या कर दिया, FeCl3 को FeCl2 में अपचयित कर दिया। तो ये जो आपका होता है क्रिया, ये क्या कहलाता है, अपचायक। तो आई होप आपको अपचायक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ आइए तीसरे का गा। प्रश्न कह रहा है कि मोल की परिभाषा दीजिए। वो आपका पेपर में प्रश्न था, इसमें कह रहा है कि मोल का परिभाषा दीजिए, तो आप उत्तर देंगे। देखिए मोल का परिभाषा कई तरीकों से आप दे सकते हैं, इसमें से एक तरीका ये भी है कि कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को मोल कहते हैं। मोल क्या है, कार्बन 12 C12, इसमें एक ये आपका प्रोडक्ट बन गया। इसमें से क्या कह रहा है, इसके समस्थानिक में 12 ग्राम आप निकाल लिए, 12 ग्राम उपस्थित जो परमाणु हैं इनको आप निकाल लिए, इन्हीं की संख्या को आप मोल कहते हैं। मोल का परिभाषा क्या है, कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को आप क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। और किसी पदार्थ में जो मोल होता है ये 6.022 × 10 के घाते 23 कण उसके 1 मोल के बराबर होता है। तो आप मोल का परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं। कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, जो इनका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था, ये इन्होंने क्या दिया था। तो देखिए इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में किसी भी समय पर गतिशील अतिसूक्ष्म जो कण होता है, या आप कह लीजिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसकी स्थिति और संवेग, संवेग को कैसे डिनोट करते हैं, P से, संवेग दोनों का एक साथ पता नहीं लगाया सकता है। कहने का क्या तात्पर्य है, समझिए। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल थ्रू आप एक फैन ले लीजिए, एग्जाम्पल थ्रू एक फैन है, यहाँ इसके 2 पंखे हैं, 2 पंखे। तो कह रहा है क्या कि एक साथ यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इसका पता नहीं लगाया सकता, इलेक्ट्रॉन होंगे, और संवेग, संवेग मतलब गति करेगा, P, संवेग को किससे डिनोट करते हैं, P बराबर क्या होता है, mv, यानी कि m मास और द्रव्यमान जिसे कहते हैं आप, और v मतलब क्या होता है, वेग। तो दोनों का यानी कि संवेग का और इलेक्ट्रॉन की स्थिति का एक साथ आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ये फैन घूमेगा तो आप इसकी स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं, बस इसके इलेक्ट्रॉन का पता लगा सकते हैं आप। तो इसी प्रकार दोनों चीजों का, संवेग और
जो गतिशील सूक्ष्म कण होगा जिसे आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दोनों का एक साथ पता नहीं लगाया सकता है, उनकी स्थितियों को नहीं बताया जा सकता है। तो ये था आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अगर आपसे पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि आप इनका गणितीय रूप बताइए, तो गणितीय रूप में आप क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स। डेल्टा छोटा, अगर किसी छोटे चीज को डिनोट करते हैं तो उसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपका डेल्टा है। अब डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई के बराबर होता है। जहां आपका एच यक्स क्या है, ये आपका विस्थापन है, यस क्या है, स्थिति में अनिश्चितता कह सकते हैं आप, विस्थापन कह सकते हैं इसे। तो यक्स जहां क्या है, स्थिति में अनिश्चितता है, और पी क्या है, आपका संवेग है। दोनों बड़े होते हैं या बराबर हो सकते हैं यच के और अपान 4 पाई के। तो ये इन्होंने गणितीय एक समीकरण दिया जिसे आप क्या जानते हैं, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का गणितीय रूप। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें हमारा दूसरा प्रश्न जो आपका इंपॉर्टेंट लगातार ये इसमें पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, वो है मूलरता। मूलरता की परिभाषा दीजिए और इसका सूत्र भी लिखिए, ऐसा आपको प्रश्न दिया जाएगा और इससे आपके न्यूमेरिकल भी बनाए जाते हैं। तो अगर ये आप देख लेते हैं तो न्यूमेरिकल और सारे प्रश्न आप लगा ले जाएंगे और इसका परिभाषा भी दे ले जाएंगे। देखिए मूलरता की परिभाषा दीजिए, ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, देखिए बिलियन में प्रति लीटर, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर, 1 लीटर में ऐसे में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। तो ये समझना थोड़ा कठिन होगा क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि बिलियन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, तो आप ये समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बिलेन। बिलेन क्या होता है, एक टॉपिक उठाते हैं बिलेन। तो बिलेय क्या, बिलेय और विलायक, बिलेय और विलायक को जब आप जोड़ देते हैं, इनका मिक्सचर करते हैं तो क्या बनता है, बिलेन। विलेय और विलायक को जब जोड़ते हैं तो बिलेन बनता है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि विलेय और विलायक क्या होते हैं आपके रियल लाइफ में। तो पहले देखते हैं बिलेन में प्रति लीटर, 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होती है, ये बिलेन की मोलरता कहला। तो पहले समझते हैं बिलेन, विलायक या फिर जो है इसको। तो देखिए जब आप चीनी लेते हैं, ये बड़ा ही पुराना एग्जाम्पल है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। चीनी और पानी, इनको जब आप मिक्स करेंगे तो क्या बनता है आपका शरबत, बड़ा मजा आता है पीने में। तो देखिए चीनी यहाँ क्या है, चीनी क्या है, ठोस पदार्थ है या फिर कोई भी, ये चीनी इसकी मात्रा कम होगी पानी की अपेक्षा। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे आप विलेय कहते हैं। ये आपका चीनी विलेय है, पानी आपका क्या है, विलायक है, इसकी मात्रा अधिक होती है। अब दोनों को जब आप मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं तो आपका विलेन बन जाता है, यानी कि शरबत, यही होता है। तो मोलरता की परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि बिलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। अब देखिए मोलरता को बड़े वाले एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बिलियन की मोलरता बराबर क्या होता है, जब आप सवाल लगाएंगे तभी आप यूज करेंगे सूत्र, विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। अब विलेय के मोलों की संख्या का भी सूत्र होता है जब आप सवाल लगाएंगे। तो मैंने आपको कल बताया था, जब आपका ऑप्शन में पहला प्रश्न था 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताइए, तो 90 ग्राम जल था यानी कि भार था उसका, और जल का कितना भार होता है 18। तो मैंने आपको बताया था मोलों की संख्या इसमें कितनी होगी 5। तो यानी कि पदार्थ का भार और अणुभार ये दोनों जब मिलते हैं तो ये मोल बनता है, पदार्थ का मोल, इस तरह से निकालते हैं। और बिलियन का आयतन लीटर में, तो ये हो जाता है आपका मोलरता। परिभाषा आपने देखा कि बिलियन में प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। विलेय की मोलरता की परिभाषा क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। दैट्स इट, ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ से। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी मोलरता में आपको दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, अगला आपका है पाउली का अपवर्जन नियम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो है ये आपका रिपीटेड ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं, कह रहा है किसी ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ये जो परिभाषा है, ये जो नियम है, ये दिया गया है पाउली के द्वारा, इसलिए इसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर परिभाषा क्या कह रहा है। तो किसी ऑर्बिटल यानी कि कक्षक हिंदी में से कहते हैं, इस तरह से इसे लिखते हैं ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल अगर है तो इसमें कितने उपस्थित होंगे इलेक्ट्रॉन? 2। इलेक्ट्रॉन को कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से। तो देखिए क्या कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, इसमें चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। अगर मान लीजिए पहले जान लिया क्वांटम संख्याएं 4 होती है। कौन कौन सी? मुक्त क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्कड़ क्वांटम संख्या। अगर कहीं से मान लीजिए बाय द चांस ये जो 3 क्वांटम संख्याएं हैं, इनके मान बराबर हो भी जाते हैं, तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होता है। कि चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है? प्लस पहले आपका 1/2 होगा, ये -1/2 होगा, तो ये बराबर नहीं होंगे। चारों क्वांटम संख्याओं के मान बराबर नहीं हो सकते हैं किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। ये जो नियम दिया गया है अपवर्जन पाउली के द्वारा दिया गया है, और ये जो नियम है पाउली का अपवर्जन नियम कहलाता है। दैट्स यहां तक आपका था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका है मोललता। तो मोललता, मैंने आपको मोललता पहले पढ़ा दिया है। अब देखते हैं मोललता क्या होता है। तो उसी का कह दीजिए कि थोड़ा बहुत चेंज किया गया। वहाँ लीटर था, यहाँ किलोग्राम कर दिया गया। तो किसी विलायक, यहाँ विलेय था, यहाँ विलेन था, वहाँ यहाँ विलायक हो गया। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होती है, विलेन की मोललता कहलाती है। इसे छोटे वाले एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो किसी विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा कम होती है 1 किलोग्राम में। इसी विलायक के 1 kg में 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होगी, यही क्या कहलाएगी? विलेन की मोललता। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। अगर सूत्र सवाल आप लगाते हैं तो सूत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। तो क्या कह रहा है सूत्र में कि विलेय की मोलों की संख्या, मैंने आपको बताया था विलेय के मोलों की संख्या आपको निकालना हो तो विलेय का भार बटा विलेय का भार, यहाँ से आप विलेय के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। अब विलेन का भार लेकिन ग्राम में यहाँ कहा गया है, ग्राम में। तो अगर यहाँ 1 किलोग्राम है, यहाँ ग्राम में करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा सवाल, इसलिए 1000 से गुणा कर देते हैं। तो गुणे 1000 आपका हो जाता है। तो ये हो गया मोललता। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोललता कहलाती है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। आप सूत्र के अनुसार भी आप परिभाषा बना सकते हैं इफ यू नो कि सूत्र क्या है। जैसे सूत्र क्या था कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय का भार। तो आप कह सकते हैं किसी, यहाँ भार कह रहा है तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम या फिर ग्राम, यहाँ 1000 से लिया गया तो 1 ग्राम यहाँ लिखे, तो आप लिख सकते हैं किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो है, विलेय के मोलों की संख्या यहाँ ऊपर दिया गया है, इनके अनुपात को भी आप कह सकते हैं क्या? मोललता। तो आप सूत्र से भी परिभाषा बना सकते हैं इफ यू नो व्हाट इज एग्जैक्ट सूत्र। तो यहाँ से आप ये लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट है, यह आपका ज़्यादातर 1-2 नंबरों में पूछा जाता है, या फिर यह आपका ऑप्शन में भी दे दिया जाता है कि क्या है द ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य समीकरण, या फिर द ब्रोगली का जो समीकरण है ये क्या है। तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति से आप क्या समझते हैं, तभी वो जो तरंग प्रकृति दिया था ये द ब्रोगली ने दिया था, द ब्रोगली का ही समीकरण लिखेंगे। तो क्या कहा इन्होंने? द ब्रोगली ने एक विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने इसमें कहा कि जो गतिशील अतिसूक्ष्म कण होते हैं, अर्थात तात्पर्य से क्या है, जो छोटे कण होते हैं ये अगर गतिशील हैं, इधर उधर चल रहे हैं, तो ये एक वेव यानी कि तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ये सीधी गति में चलते नहीं हैं, इस तरह से तरंग के गुण को प्रदर्शित करते चलते हैं। जो छोटे कण होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, बहुत छोटे कण, ये तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। और इन्होंने एक समीकरण दे दिया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी इज इक्वल टू आपका एच अपान एम बी। देखिए यहाँ पी क्या है? आपका संवेग है, और लेमडा आपका द ब्रोगली ने दिया था, और एम पी बराबर क्या होता है? एम बी। आप पी की जगह पे एम बी भी लिख सकते हैं। एम क्या है? द्रव्यमान है, वी क्या है? विस्थापन है, वेग है। तो पी बराबर एम बी यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो आप ये लिख सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि द ब्रोगली ने अगर आपसे पूछ लिया बड़े में, तो आप बड़े में बना के लिख सकते हैं। इन्होंने कहा जो छोटे कण होते हैं, बहुत ही छोटे कण, अगर इन्हें गतिशील कराया जाए तो ये एक सीधी रेखा में ना चल के ये एक तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं, यही कहा द ब्रोगली ने। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस पाने के लिए, और डू शेयर करो ताकि और भी लोगों तक पहुँचे अगर आपको लगता है कि वैल्यूबल है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।